गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेरेंट्स की सैलरी से या इनकम मात्र से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रिजर्वेशन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। हम देखेंगे कि यह मामला क्या है, ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किसे कहते हैं, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली किस पैरामीटर को चेंज करने के लिए कहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने वाले कुछ कैंडिडेट से, जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त यह क्लेम किया था कि वो ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। इसके लिए समझना यह होगा कि ये ओबीसी एनसीएल होता क्या है। देखिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट्स हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है अंडर आर्टिकल 16 इन गवर्नमेंट जॉब्स। अगर हम इस रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, जिनको ओबीसी के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड सरकार ने पहली बार 1991 में इस ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन अनाउंस किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह चैलेंज भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट की फेमस लैंडमार्क जजमेंट इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मार्जिनलाइज्ड या डिसप्रिविलेज सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिले या बेनिफिट मिले, इसे राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। अब इसमें सरकार की यह मांग थी कि हम अदर बैकवर्ड क्लासेस में से उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट ना दें जो ऑलरेडी सोशली एडवांस्ड पोजीशंस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप ए या ग्रुप बी का एम्प्लॉई है जो 40 साल की उम्र से पहले ग्रुप बी में प्रमोट हो चुका है, ऐसा व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई जो ग्रुप ए या बी में आता है ना, उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए इवन इफ दे बिलोंग टू एन अदर बैकवर्ड क्लास। तो हम बात करते हैं यहां पे पेरेंट्स की। यहां पे किसी भी कैंडिडेट की खुद की इनकम को नहीं देखा जाता है, यहां पे देखा जाता है पेरेंटल इनकम को। तो बेसिकली सरकार ने क्या किया, एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में उसे वैलिड माना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस का या ओबीसी वाला रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यह दिखाना होगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हो। इसके लिए सरकार को यह कहा गया कि हर 3 साल बाद वो इस लिमिट को मॉडिफाई कर सकती है, या इट कैन लुक इनटू द लिमिट विच डिसाइड्स हाउ अ पर्सन विल बी कैटेगराइज्ड एज क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो ये एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर आप अगर हैं तो ही आप रिजर्वेशन का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी का। अब होता यह है कि सरकार ने ओबीसी एनसीएल को इंप्लीमेंट करने के लिए 1993 के सितंबर 8 को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था। इस ऑफिस मेमोरेंडम में उन्होंने कुछ कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात की थी। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप ए के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके बच्चे रिजर्वेशन का बेनिफिट ओबीसी का नहीं ले सकते हैं। ग्रुप बी के जो एम्प्लॉइज हैं लेकिन 40 साल की उम्र से पहले ही वो ग्रुप बी में आ गए थे, वो भी क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। सिमिलरली इसमें इनकम की भी लिमिट्स लगाई जाती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो दो चीजें देखते हो इन रूल्स के अंदर। एक, अगर कोई एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है तो आप उसकी इनकम नहीं देखते, आप बस ये देखते हो कि वो ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है। सेम वे अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी को देखोगे, दैट मींस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रीमी लेयर, उनको क्रीमी लेयर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद 2004 के अंदर एक क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर आता है, और इस क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर के अंदर यह कहा जाता है कि अगर आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि पेरेंट्स ग्रुप सी या ग्रुप डी के इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो आपको इनकम क्राइटेरिया देखना होगा। ऐसा उन लोगों के लिए किया जा सकता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर एम्प्लॉयड है और टेक्निकली स्पीकिंग वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रुप क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले केस को समझते हैं। केस में कैंडिडेट्स ने कहा कि हम नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जब इनका सर्टिफिकेशन चेक किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, तो उन्हें पता लगा कि ये तो क्रीमी लेयर में आते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स की जो सैलरी है, जो इनकम है, वो क्राइटेरिया से ऊपर है।
अब सवाल ये होता है कि यहाँ के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते थे, उनके पेरेंट्स, या उनके पेरेंट्स बैंक के एम्प्लॉय थे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे। लीगली चैलेंज किया गया कैट के अंदर, पहले सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट्स के अंदर इस डीओपीटी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया, इनको एनसीएल की कैटेगरी में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, कोर्ट ने भी यही कहा। अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और 2 जजेस का बेंच इस मामले पे बैठता है और जजमेंट के 2 पहलू है, 2 पैरामीटर्स है। सबसे पहले 1993 का वो ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें यह कहा गया था कि आप पहले तो नंबर 1 पेरेंट्स का स्टेटस और उनके पोस्ट की कैटेगरी को देखोगे टू डिसाइड वेदर समवन इज ओबीसी एनसीएल और नॉट। उसके लिए ग्रुप ए ऑफिसर्स, प्रमोटेड ग्रुप बी ऑफिसर्स एंड डिटरमिन्ड एंड इक्वलेंट्स शुड बी डिटरमिन्ड इन पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां जहां पे वो नहीं पता लगा पा रहे कि कोई पर्टिकुलर अफसर ग्रुप ए या ग्रुप बी के इक्वलेंट पोजीशन पे है या नहीं, वहां पे उन्हें डिटरमिन करना पड़ेगा। अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे है तो ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रुप ए या ग्रुप बी के इक्वलेंट है या नहीं। सो यू विल हैव टू चेक द इक्वलेंस ऑफ पोस्ट। ये पहला कैटेगरी था। दूसरा कैटेगरी था, अगर आपको नहीं पता लग रहा है, इफ यू कैन नॉट डिटरमिन द इक्विवेलेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द पोस्ट, द कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, द स्टेटस ऑफ द पोस्ट इन रिलेशन टू वेदर इट इज ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना, गवर्नमेंट की ग्रुप ए के इक्विवेलेंट वो पोजीशन है या नहीं, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप इनकम या वेल्थ टेस्ट लगा सकते थे। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया था दैट इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, उसको हम इस टेस्ट में अप्लाई नहीं करेंगे, उसको अलग से देखेंगे। अब होता क्या है बेसिकली कि 2004 के अंदर इसे क्लैरिफिकेशन या इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक और नोटिस आता है सरकार की तरफ से। ऑल्दो इस नोटिस के बेसिस को ट्रेस नहीं किया गया, लेकिन अभी तक डीओपीटी जिस तरीके से ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज निकाल रही थी वो इस नोटिस के बेसिस पे निकाल रही थी। इस नोटिस में दो प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम नंबर 1, ये इक्विवेलेंस ऑफ कैटेगरीज, यानी कि अगर पीएसयू में कोई काम करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय है, उसकी स्टेटस ऑफ पोजीशन या पोस्ट को नहीं देख पा रहा है, नहीं इक्विवेलेंट करवा पा रहा विद द ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस। वो ये साफ कहता है कि जहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ सोनली इनकम क्राइटेरिया लगाएंगे। और तो और इनकम क्राइटेरिया लगाने के बाद, मतलब पेरेंटल इनकम क्राइटेरिया लगाने के बाद जो आइडिया है वो ये है कि पिछले 3 साल की एवरेज इनकम देखी जाएगी। उस इनकम के अंदर ऑफिस मेमोरेंडम ने क्या बोला था कि हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ना ही हम एनी अदर सैलरी इनकम इंक्लूड करेंगे। सो आइडियली स्पीकिंग, agricultural income and salary income should not be counted if you are looking at the wealth of the person. You should look at the other income. Other income यानी कि प्रॉपर्टी से कोई उनको इनकम आती है, रेंट से कोई इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है, उसको देखना चाहिए, ऐसा कहा गया इन दिस क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर। अब ये भी इस क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर में कहा कि दोनों को अलग अलग करके देखो, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम में तो बोला गया था कि अगर कोई इनकम की सीलिंग रख रहे हो, जैसे आज के टाइम पे इनकम की सीलिंग क्या है, 8 लाख रुपीस, है ना, 8 लाख रुपए है ना, ओबीसी एनसीएल की लेयर में आने के लिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का आपसे डेटा मांगा जाता है। और अगर आपकी अदर इनकम सैलरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं, अदर इनकम अगर आपकी 8 लाख से ज्यादा है तो आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन अफसरों की यहां पे बात की जा रही थी, उन अफसर जिन केसेस की यहां पे बात की जा रही थी, उसमें ओबीसी एनसीएल कैसे निकाला जा रहा था, दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया था, है ना। अगर एग्रीकल्चरल इनकम या सैलरी इनकम स्टैंड अलोन 2.5 लाख रुपीस है या उससे ज्यादा है ना, या अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, तो नॉन सैलरी वाली जो इनकम है ना, या रेंट से मिल रही कोई इनकम है, या प्रॉफिट कहीं से कमा रहे हैं वो इनकम है, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है, इन केसेस में इसे नॉन क्रीमी लेयर, सॉरी, इन केसेस में इसे क्रीमी लेयर माना जा रहा, इन केसेस में इसे क्रीमी लेयर माना जा रहा था अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आ रही थी। Without checking the equivalence of the post on which the person is, they were calculating the different set of income, and if it
अलग अलग, यानी एग्रीकल्चर या सैलरी इनकम अलग से 2.5 लाख से ऊपर आ रही थी, या अदर सोर्सेज से इनकम अलग से 2.5 लाख रुपए से ऊपर आ रही थी, तो इनका इस क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर का कहना था कि वो लोग क्रीमी लेयर के अंडर आएंगे। नाउ दिस वाज हाउ दे डिड इट। सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम अलग, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अलग। ये देखा जा रहा था कि अगर स्टैंड अलोन इसकी इनकम 2.5 लाख है ना, या इसकी इनकम 2.5 लाख है, क्योंकि 2004 में ऑर्डर आया था, तब से नंबर रिवाइज हुआ है, क्योंकि टोटल इनकम आप 8 लाख देख रहे हो ना, टोटल इनकम 8 लाख देख रहे हो, लेकिन वो तब से कई बार रिवाइज हुआ है। पहले टोटल इनकम 4 लाख थी, फिर टोटल इनकम लिमिट 6 लाख हुई, फिर 2017 में लास्ट टाइम रिवाइज हुई तो 8 लाख रुपए हुई, है ना। तो ये टोटल इनकम एग्रीगेट करके 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एंड सेकंड क्राइटेरिया की सेग्रीगेटेड अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जा रहा था, और इस क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, दिस इज एन एरर। ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द इनकम क्राइटेरिया ऑफ द पेरेंट्स विदाउट सीइंग वेदर देयर पोस्ट वेयर दे वर देयर, वेदर इन अ बैंक, वेदर इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उस पोस्ट की इक्विवेलेंस क्या है, उस पोस्ट का स्टेटस या पोजीशन क्या है इन कंपैरिजन टू अ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट, ये देखे बिना आप एनसीएल नहीं डिसाइड कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा, जो क्लैरिफिकेटरी लेटर था उसने पेरेंट मेमोरेंडम या पेरेंट जो ऑर्डर था उसका मीनिंग ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ये देख रहे थे कि स्टेटस और पोस्ट की पोजीशन कितना मैटर करती है, उसके बाद आप इनकम क्राइटेरिया देख रहे थे जहां पे इक्विवेलेंस डिटरमिन नहीं हो सकती थी। लेकिन ऑफिस के क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर के जरिए 2004 में आपने उसका मीनिंग ही बदल दिया, आपने उसका सब्सटैंटिव मीनिंग बदल दिया। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी का सब्सटैंटिव मीनिंग नहीं बदला जा सकता एक ऑर्डर से, जिससे आप क्लैरिफिकेशन ऑर्डर बोल रहे हो कि मैं बस पुराने ऑर्डर को क्लैरिफाई करता हूं, लेकिन उसका मैंने मीनिंग ही बदल दिया यहां पे। ठीक है, इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ सब्सटैंटिव कंडीशन। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो इन बच्चों का इन पीएसयू बैंक के एम्प्लॉइज के बच्चों का, है ना, या प्राइवेट सेक्टर के बच्चों का, जो इस पर्टिकुलर केस में पिटिशनर थे, आपने जो इनका इनकम क्राइटेरिया देख के, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया देख के नॉन क्रीमी लेयर निकाला है, वो गलत है। So wards are not automatically excluded from reservation benefits. Status is also protecting them. This is applicable for Group C and Group D government employee. मान लो Group C और Group D का कोई government employee है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उसकी सैलरी इनकम या नॉन सैलरी इनकम, रिगार्डलेस ऑफ देयर सैलरी और नॉन सैलरी इनकम, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर मिलता है ना, तो क्यों जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय नहीं है लेकिन बाहर पीएसयू में या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, उनको क्यों आप सिर्फ इनकम देख के रिजर्वेशन दे रहे हो? दोबारा बताता हूं, अगर आप ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉय हो तो ये बताया गया है कि आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आओगे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू हैव एन एक्स अमाउंट ऑफ इनकम, वाई अमाउंट ऑफ वेल्थ, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, इसका मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर उसी के इक्विवेलेंट कोई बाहर है, कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, कोई बैंक का एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी इनकम देखी जा रही है ना, उनकी इनकम लिमिट देखी जा रही है, इनफैक्ट उनकी सिर्फ इनकम लिमिट देखी जा रही है और कैलकुलेट की जा रही है टू सी वेदर दे आर ओबीसी और नॉट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, ये एक आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है और आर्टिकल 16 के भी खिलाफ है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स, जो लोग इक्वल हैं उनके अमंगस्ट इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इनइक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स हो रही है, ऐसा दावा है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो सिमिलरली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये लोग भी ग्रुप सी डी के इक्विवेलेंट ही होंगे, बस आपने वो क्राइटेरिया नहीं बनाया, है ना, आपने उसे चेक नहीं किया, आपने इन लोगों की इनकम देखी पेरेंट्स की और इनकी इनकम नहीं देखी आपने, इनका सिर्फ ये देख लिया कि अच्छा ये ग्रुप सी में एम्प्लॉय है, चलो भाई ये क्रीमी लेयर से ये नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएगा, है ना, लेकिन इन लोगों की आपने इनकम कैलकुलेट करनी शुरू कर दी। सो जस्ट सोली बेस्ड ऑन इनकम यू शुड नॉट कैटेगराइज ओबीसी एनसीएल,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अल्टीमेटली इनकम क्राइटेरिया के लिए अदर रिजर्वेशन भी मौजूद है। तो अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या कहता है, that the policy goal is not to create artificial distinction between equally placed members of the same social class. That means if parental occupation or position has to be seen, it has to be seen across government job as well as public sector enterprises as well as banks as well as private organization. उनकी जॉब या उनकी स्टेटस का पोजीशन ग्रुप ए के इक्विवेलेंट है या नहीं, इसका कोई मेट्रिक बनाओ, इसका कोई मेट्रिक बनाओ। सिर्फ इनकम इतनी है इसके बेसिस पे एनसीएल मत करो, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी इस पे और भी ज्यादा डिस्कशन होगा आगे जाके और इसके और ज्यादा क्लैरिफिकेशंस आएंगे, डिस्कशंस आएंगे, सरकार की तरफ से भी कुछ जवाब आएगा, क्योंकि सरकार ने जो यहां पे कहा था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसीलिए स्टेप 1 ये है कि यूनियन की जो अपील्स थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, मद्रास, केरल, दिल्ली के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीओपीटी का जो फैसला है वो गलत है, दीज पीपल शुड बी गिवन अ चांस अंडर ओबीसी एनसीएल, तो ये वाली जो अपील्स है डिसमिस हो गई। डीओपीटी को ये रिव्यू करना पड़ेगा कि विदाउट इंक्लूडिंग सैलरी इनकम फ्रॉम पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट वाला जो क्राइटेरिया है, 6 महीने के अंदर अंदर डीओपीटी को वो सारे क्लेम्स रिव्यू करने पड़ेंगे जहां पे उन्होंने ये पर्टिकुलर पॉलिसी लगाई है। और तीसरा, जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स इस अपॉइंटमेंट, इस पर्टिकुलर केस में अफेक्टेड हैं, इस पर्टिकुलर केस में अफेक्टेड हैं, उनके लिए एडिशनल पोस्ट्स बनानी होंगी, बिकॉज दे एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज दे वर नॉट इंक्लूडेड अंडर ओबीसी एनसीएल। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप समझें और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को समझने के लिए दोबारा से अगर आपको ये वीडियो देखना पड़े तो दोबारा से देखिए, ठीक है। और जहां पे हमने अल्टीमेट इसकी बॉटम लाइन क्या है, इस पर्टिकुलर जजमेंट की बॉटम लाइन ये है कि जब आप ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी निकालते हैं तो पेरेंटल पोस्ट या जो पोजीशन है, खास तौर पे अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, बैंक में है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो उनकी पोस्ट की इक्विवेलेंस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के साथ करके देखिए। अगर वो ग्रुप ए, ग्रुप बी के नीचे वाली पोस्ट के इक्विवेलेंट पोस्ट पे हैं तो फिर उनके ऊपर इनकम का क्राइटेरिया मत लगाइए एनसीएल निकालने के लिए, उन्हें रिजर्वेशन दे दीजिए, ठीक है। ये इसका पर्पस है, ये इस पर्टिकुलर कहानी का क्रक्स है, दैट सोनली और ओनली इनकम क्राइटेरिया शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर ओबीसी एनसीएल। अब देखते हैं इसका आगे की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इस पर्टिकुलर डिसीजन को देखकर आपको आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अगर आप करंट अफेयर्स को डिटेल्ड तरीके से कवर करना चाहते हैं तो हमारे रैपिड रिवीजन राउंड के अंदर हम प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स कवर करवा रहे हैं, नॉट ओनली करंट अफेयर्स बट स्टैटिक एज वेल। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की कंप्लीट रिवीजन हो रही है इसमें, और सिर्फ अगर आप करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे एपिक कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।